नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव और यहां पर आज जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये कि राहुल गांधी जो पुणे में कार्यक्रम करने जा रहे थे 22 अगस्त को, उसकी जानकारी उन्होंने दी। कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। ये कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित होगा, छात्राओं पर केंद्रित होगा। इसकी जानकारी राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके दी गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी के उस कार्यक्रम को रोकने की, फेल करने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू हो गई। आप जानते ही हैं पुणे में यानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के पास वहां पर गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास ही है। और ऐसे में ये सवाल अब उठ रहा है कि आखिर पुणे में कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है। 18 अगस्त से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक वहां पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है और किसी भी तरह के जुलूस की, किसी भी तरह के कार्यक्रम की वहां पर रोक लगा दी गई है। 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर। और यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी से बीजेपी सरकार कितना डरती है, यह इसका सीधे तौर पर साफ साफ उदाहरण है, नमूना है। क्योंकि आप जानते ही हैं लगातार 3 जगह पर अभी कार्यक्रम हुए हैं। तीनों ही जगह बीजेपी शासित राज्य थे, यानी सबसे पहले कोटा राजस्थान, इसके बाद देहरादून यानी उत्तराखंड और फिर प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश। तीनों ही जगह बीजेपी की सरकार और अब पुणे यानी महाराष्ट्र, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी की सरकार। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। ऐसे में पुणे की पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी करना और उस आदेश में यही कहना कि 18 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक यहां पर कर्फ्यू रहेगा। 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जा सकता, किसी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जा सकती। इस तरह का आदेश जारी करना बताता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, 22 अगस्त को राहुल गांधी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसे किसी भी तरह से रोकना। तो इस सब पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वामी अखिल स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका स्वामी जी इस कार्यक्रम में। तो स्वामी जी, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर ही रहे थे कि राहुल गांधी ने 22 तारीख के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, बाकायदा ट्वीट किया है। राहुल गांधी बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पिछले जो उनके 3 कार्यक्रम रहे उसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि इस बार उनका कार्यक्रम छात्राओं पर केंद्रित होगा। और इसकी एक ही वजह आप जानते हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ उस दौरान, या फिर पूरे देश में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ, उसमें महिलाओं ने, छात्राओं ने जिस तरह से जो है लड़कियों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, नाराजगी जताई, उसको लेकर भी राहुल गांधी यहां पर उस पर फोकस करते हुए कार्यक्रम करने जा रहे हैं 22 अगस्त को। और उससे पहले अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने लगातार 2 दिन ट्वीट किए। और उसके बाद अब खबर आती है कि 18 तारीख से यानी आज से ही वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से इतना डरी हुई है बीजेपी सरकार, या फिर राहुल गांधी की आवाज के साथ साथ अब लड़कियों की आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी के ट्वीट में साफ साफ कहा गया था कि लड़कियां बोलेंगी देश सुनेगा। तो क्या ये महिलाओं के खिलाफ जो मानसिकता, जैसे आरोप बीजेपी पर लगते हैं महिला विरोधी मानसिकता के, लड़कियों की आवाज दबाने वाली मानसिकता के, क्या यहां पर वो मानसिकता उभर कर आ रही है बीजेपी सरकार की? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कोई ऐसा प्रशंसक है जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की उसने कसम खा रखी है जी। और इसलिए क्यों, आप जानती हैं, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जितना ज्यादा उसमें कंट्रोवर्सी पैदा होती है, कार्यक्रम उतना ज्यादा सफल होता है, क्योंकि लोग जिज्ञासा वहां पे जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर ये इन्होंने, देखिए, प्रयागराज में यही किया, इन्होंने कोटा में यही किया और यही चीज ये पुणे में करने जा रहे हैं, जबकि इनको पता है, क्योंकि अगर वहां पे डबल इंजन की सरकार है तो ये तो पुलिस को बताना पड़ेगा ना कि वहां पे कानून व्यवस्था क्या इतनी खराब हो गई है और किस वजह से ये धारा 144 या लगाया जा रहा है या कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन? क्या वहां कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है? वहां पे देवेंद्र फडणवीस हैं, वो सरकार को संभालने में और कानून व्यवस्था को कायम रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने किया। क्या कारण क्या है, मतलब पुलिस ने क्या कारण बताया, क्यों किया ऐसा? भाई, अगर आप 10 दिन के लिए बिल्कुल धारा 144 और कर्फ्यू लगा देंगे और वहां पे लोगों का इकट्ठा होना, इसका मतलब यह है कोई बहुत गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र के अंदर खराब हो गई, वरना नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर मान लीजिए लड़कियों से वो संवाद करना चाहते हैं, कन्याओं से संवाद, वो कारण है,
तो भैया जिस दिन उनका कार्यक्रम था उस दिन आप धारा 144 लगाते, कर्फ्यू लगाते, आगे पीछे आपने क्यों लगा दिया? इसका मतलब यह है कि बिल्कुल एक राहुल गांधी की उसको एक चैलेंज कर रहे हैं आप देश के जनजी को, और देश के जन अल्फा को आप चैलेंज कर रहे हैं कि आपको हम चैलेंज करते हैं। जैसे पहले कह दिया कि साहब ये दिमागी नक्सल है, और वो मनन मिश्रा साहब ने वो कर दिया। अब वहां पे जो टाटा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के उनके जो डायरेक्टर हैं, वो वहां पे जा रहे हैं, उनका चीफ गेस्ट जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनना चाहिए था। तो देखिए सीधी सी बात यह है, इसका मतलब यह है कि सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। सरकार को यह नहीं समझ में आ रहा है कि जनजी को कैसे ये टैकल करें, ये जन अल्फा को कैसे टैकल करें और राहुल गांधी को कैसे टैकल करें। क्योंकि मानी बात है कि एक लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि उनको लाइमलाइट मिलेगी। वहां लड़के नहीं खड़े होंगे, केवल लड़कियां होंगी। वरना पहले 6-7 अगर बच्चे मंच पे खड़े होते थे तो आधे लड़के होते थे, आधे लड़कियां होती थी। अगर पूरा लड़कियों को उसमें वो मिलेगा, और मेरे ख्याल से वो लड़कियां जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जनजी आंदोलन के अंदर और जिनका नाम आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, उन्हें भी अवसर मिलेगा, वो भी मंच शेयर करेंगी, वो भी अपनी बात कहेंगी। तो सॉलिडारिटी जो आज हमारे देश के युवाओं के साथ राहुल गांधी प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करके आप एक प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप जनजी को, जन अल्फा को अपना दुश्मन समझते हैं। अब आपने बताइए राजस्थान के अंदर आदेश पारित कर दिया कि साहब कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा सरकारी स्कूल के अंदर जाके। अरे भैया, तो आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहते? क्या छिपाना चाहते हैं? क्या चोरी करना चाहते हैं? बच्चों को क्या खाना खिला रहे हैं या बताना क्यों नहीं चाहते? किस हाइजीन में खाना बन रहा है क्यों नहीं बताना चाहते? वहां पे टॉयलेट जो है गंदे हैं, बदबू आती है, क्यों नहीं बताना चाहते? आप क्यों नहीं बताना चाहते कि वहां पे क्लासरूम टूटे हुए हैं और ब्लैक बोर्ड टूटे हुए हैं, बच्चों की बैठने की जगह नहीं है और उनकी छतें गिर रही हैं, बच्चों को चोटें लग रही हैं? ये आप चीज क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या ये अब आपकी प्राथमिकता नहीं है? अगर जनजी और जन अल्फा ने आपकी आंखें खोल दी हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को आपने इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है, तो आप युद्ध स्तर पे अगले 6 महीने के अंदर सारे देश के जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग को दुरुस्त क्यों नहीं करते? आप वहां पे टीचर्स को ये क्यों नहीं कहते कि अगर आप क्लास में नहीं जाएंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल बाहर करेंगे और नए लोगों को रिक्रूट करेंगे? भाई, हमारे देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का हम अनुमति तो नहीं देंगे। और राहुल गांधी वहां किस लिए जा रहे हैं? बच्चों से संवाद करने जा रहे हैं। कोई वो वहां पे दिमागी नक्सल पैदा करने तो जा नहीं रहे, संवाद पैदा होगा। आपने देखा वहां कोई पॉलिटिकल नारा भी नहीं लगता, कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं होती। वहां तो केवल बच्चों से बात होती है, बच्चों की भावनाओं को सुना जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारा जो शिक्षा व्यवस्था है, तुम्हारा जो नौकरी है, तुम्हारे जो अवसर है, उनको यही तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने माँ बाप की आकांक्षाओं को पूरा करो और हिंदू मुसलमान के और सारे मस्जिदों के नीचे मंदिर को ढूंढने का प्रयास मत करो। देश को मजबूत करो, और देश मजबूत तभी होगा जब हमारा देश 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ेगा, साइंटिफिक माइंडसेट के हिसाब से बढ़ेगा, जिससे हम ईरान को या रूस को या चीन को या पाकिस्तान को या दूसरे देशों को चैलेंज कर पाएंगे। तो ये तो राहुल गांधी एक संवाद करना चाहते हैं। संवाद तो सब करते हैं, टीचर स्टूडेंट से संवाद करता है, प्रधानमंत्री भी संवाद करते हैं। अभी अमित शाह साहब गए थे अलवर, उन्होंने भी लोगों से संवाद किया था। संवाद करने में आपको क्या परेशानी है? संविधान के अंदर अगर कोई संवाद करना चाहता है और वहां हिंसात्मक बातें नहीं करता है, आपके जो धर्म संसद वाले हैं वो तो धर्म के नाम पे लोगों को उकसाते हैं, इसको मार दो, उसको मार दो। जैसे अभी आपने देखा अयोध्या के संत महाराज ने धमकी दे दी कि साहब मैं इतने लाख रुपए दूंगा अगर उसका सिर काट के ले आओगे। इस तरह की चीजों में कोई आप वो नहीं लगाते, उन पर कोई रोक नहीं लगाते। और यहाँ एक व्यक्ति जो लीडर अपोजिशन है वो अगर बच्चों से संवाद करना चाहिए, इसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए भाई, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए। अगर उसमें लगता है कि कोई अलगाववाद की बात है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज है आपत्तिजनक है, तो कार्यक्रम होने के बाद उस पर एक्शन ले लीजिए। कार्यक्रम के पहले ही अपना डर दिखाना और अपना ये परेशानी दिखाना कि हम डरे हुए, उससे बच्चों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चे और ज्यादा इकट्ठा होंगे, और इतने ज्यादा बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक है, उनका शुभ चिंतक है, जो मोदी जी को गलत राय देके गलत निर्णय करा रहा है। और जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके यहां भी कोई लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
बिल्कुल, लगातार ये तीनों कार्यक्रम में देखा ही गया है कि कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश की गई है, चाहे वो कोटा रहा हो या फिर वो देहरादून रहा हो या फिर वो प्रयागराज रहा हो। लगातार एक ही तरह का पैटर्न अपनाया गया। कार्यक्रम से ठीक 48 घंटे पहले उस ग्राउंड को कैंसिल कर दिया गया जिसकी अनुमति पहले दी गई थी। हालांकि प्रयागराज में पैटर्न थोड़ा बदला, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का हुजूम जो जुड़ा या राहुल गांधी का समर्थन जिस तरह से छात्र कर रहे हैं, जो विश्वास छात्रों का बढ़ रहा है राहुल गांधी पर, उसको देखते हुए योगी सरकार को, यूपी सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े और उसी जगह पर कार्यक्रम करने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन पैटर्न एक ही था। यहां पर पैटर्न बदला गया है स्वामी जी, ये देखने की बात है। और जैसे कि आप अभी शुरुआत में कह रहे थे कि आखिर किस वजह से ये कर्फ्यू लगाया गया, इसका रीजन बहुत ही मामूली सा है। रीजन दिया गया है, रक्षाबंधन आने वाला है, ईद ए मिलाद है और एक दो त्योहार की बात और की गई है, इस वजह से कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये क्या वजह निकल कर आ रही है स्वामी जी? मतलब बहुत ही बेबुनियाद तरीके की बातें की गई है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस के सेक्शन 37 के तहत कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन आने वाला है, ईद ए मिलाद है, इन सब में किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, किसी तरह का तनाव ना पैदा हो, इसको देखते हुए। तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न बदलकर, यानी पिछले जो 3 राज्यों में बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया, उस पर क्योंकि सरकार अब घिर चुकी है, कांग्रेस ने पर्दाफाश कर दिया पूरी तरह से, एक तरह से पोल खोल कर रख दी कि कैसे हर जगह पर सेम पैटर्न, हर जगह पर आखिरी समय पर ग्राउंड को कैंसिल कर देना, ये सारी सेम जब होती दिखाई दी, तो चौथी जगह पर पैटर्न बदला गया है कि पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया जिससे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जाए। स्वामी जी, भाई क्या ये जो ईद ए मिलाद है या ये रक्षाबंधन है, ये केवल पुणे के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के बाकी पार्ट्स में नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर धारा 144 लगा दीजिए, भाइयों को बहनों के यहाँ मत जाने दीजिए, बहनों को भाइयों के यहाँ मत जाने दीजिए। पूरे हमारे, अरे रक्षाबंधन जो है तो प्यार का त्योहार है, मोहब्बत का त्योहार है। ये अपने को सनातनी कहते हैं, ये कौन सी सनातनी परंपरा है कि उस दिन कर्फ्यू लगा देंगे? भाई ये तो परिवार के एकत्रित होने के, सारे भाई बहनों के एक जगह इकट्ठे होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का पर्व है। तो ये कैसे सनातनी है जो उसमें, और ईद ए मिलाद, अरे भैया तो क्या है, पुणे के अंदर, पुणे सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा कम्युनली वायलेंट एरिया है पुणे। अरे पुणे के अंदर तो मेरे ख्याल से मुसलमानों की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा कम है। अगर हैदराबाद में बात होती, लखनऊ की बात होती, रामपुर की बात होती, मुरादाबाद की बात होती, तो बात दूसरी थी। पुणे के अंदर तो मुझे नहीं लगता मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो तो बेसिकली हिंदू मेजोरिटी एरिया है। और वहां पे रक्षाबंधन आप नहीं बनाना चाहते, इसका माने आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आप क्या हिंदुओं को कम्युनल समझते हैं, हिंदुओं को हिंसक समझते हैं कि हिंदू जो है अपने रक्षाबंधन के दिन जब वो बहन क्या राखी बनवाने जाता है तो वो हिंसा करेगा? ये हिंदुओं को हिंसक समझते हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो अगर मैं पुणे रहने वाला होता तो मैं तो हाईकोर्ट सीधे जाता, ये मेरी हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस साहब को चार्ज कीजिए, इनको जेल के अंदर डालिए। ये हिंदुओं को हिंसक समझते हैं क्या? बिल्कुल, रक्षाबंधन तो बिल्कुल आपने सही कहा स्वामी जी, घर के अंदर बैठकर बनाने वाला, शांति से बनाने वाला त्योहार है, परिवारों को एकजुट होने का त्योहार है। या ईद ए मिलाद भी कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें सड़कों पर भी उतरकर किसी तरह की वो हो सकती है, जिस तरह का कहा जा रहा है कि माहौल तनावपूर्ण ना हो जाए, माहौल खराब ना हो जाए, किसी तरह का वहां पर तनाव ना फैलाया जाए, इस तरह की चीजें कहते हुए सेक्शन 37 के तहत ये कर्फ्यू लगाया गया है। तो अपने आप में ये बिल्कुल बेबुनियाद बात दिखाई दे रही है। और यहां पर देवेंद्र फडणवीस उल्टा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्रालय उनके पास है, आप एक छोटे से त्योहार जो कि रक्षाबंधन, जो बहुत ही ज्यादा शांति वाला त्योहार है, अगर आप उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, उसके लिए आपको कर्फ्यू जैसा माहौल करना पड़ रहा है, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, तो अपने आप में आपके ऊपर ये सवाल उठते हैं कि आप कैसे गृह मंत्री हैं राज्य के। क्या कहेंगे स्वामी जी आप? भाई ये बताइए, राहुल गांधी की मीटिंग किस दिन है? रक्षाबंधन किस दिन है? ईद ए मिलाद किस दिन है? तीनों की डेट बता दीजिए। क्या एक ही दिन है क्या सब? बिल्कुल नहीं है, एक ही दिन है क्या? मेरे ख्याल से रक्षाबंधन 26-27 तारीख को है शायद, जहां तक मुझे ख्याल है जी। 28 तारीख को है। और राहुल गांधी जा रहे हैं किस तारीख को? 22 तारीख को। 22 तारीख को। ईद ए मिलाद किस दिन है? उसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, मैं देख कर। नहीं, मतलब एक दिन तो नहीं है ना? नहीं, इसका मतलब ये है 28 को है जी ना, 22 को है। तो भाई जिस दिन ईद उल मिलाद हो और जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन कर्फ्यू लगा दीजिए। कर्फ्यू नहीं, आप बिल्कुल जो है लोगों को घर से निकलने में गोली मार दीजिए। स्वामी जी 25-26 कहीं से भी, हाँ तो गोली मार दीजिए। भाई आप ऐसा कीजिए, नया नियम देवेंद्र फडणवीस से कहिए, रक्षाबंधन में जो भाई अपनी बहन के राखी बंधवाने जाएगा वो शूटेड साइट होगा, उसे गोली मार दी जाएगी। इतने हिंदू विरोधी हो गए आप।
अरे यार, राहुल गांधी जा रहे हैं 22 तारीख को, आपका त्योहार है 26, 27 को, 28 को, और आप जो है पूरे 10 दिन के लिए, और केवल पुणे में जी, कोटा में क्यों नहीं, प्रयागराज में क्यों नहीं, रामपुर में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं, मुंबई में क्यों नहीं, केवल पुणे। इसका मतलब है, सिद्ध हो रहा है कि आप राहुल गांधी से, आपकी हालत खराब है, राहुल गांधी से आप डर रहे हैं। तो ये डर तो अच्छा लगता है भाई, ये डर का मतलब ये है। और आप जानते हैं जेन जी और जेन अल्फा जो है, उसको रोक पाना समुद्र के जैसे वेग होता है, ज्वार भाटा होता है, उसको रोकना असंभव है। वैसे बच्चों की भावनाओं को रोकना असंभव है, आप बच्चों को रोक नहीं पाएंगे, बल्कि बच्चों में वो कहेंगे आओ बेटा लेट अस फेस इट, और पूरा सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जो है भर जाएगा, और आप जो है बिल्कुल धराशायी हो जाओगे। वैसे ही आप जेनजी जेन अल्फा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, उनके मीम्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, अब और मीम्स बनने शुरू हो जाएंगे। आपने बड़ा सोच समझ के बनाया था दिमागी नक्सल, और दिमागी नक्सल पे गाने बन गए, उनके मीम्स बन गए, चारों तरफ दिमागी नक्सल चल रहा है। छोटे बंदर 56 इंच का छोटा ईंधन में पूरी आपकी ऐसे की तैसी मार दी है। 12 साल में अमित मालविया को आपको पद से हटाना पड़ा, उनको निकालना पड़ा, और ये नई टीम आई है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बच्चों को भावनाओं को समझते ही नहीं है, बच्चों को हैंडल करना नहीं आता। अरे बच्चों को प्यार से हैंडल करो यार। एक मैसेज जा रहा था कि देश की लड़कियों को, देश की बच्चियों को राहुल गांधी को एनकरेज करना चाहते हैं, केवल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम उनके लिए करना चाहते हैं, उसमें बाधा डाल के आपने हमारी बच्चियों का अपमान कर दिया। और मानी बात है कि वहां पे आप देखिएगा लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जैसे प्रयागराज के अंदर हो गई, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं, बिना बात के लिए चैलेंज कर रहे हैं, बिना बात अपना नुकसान कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का जो सलाहकार है, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई सक्रिय सदस्य है, और ये रक्षाबंधन के दिन अगर आप धारा 144 या कर्फ्यू लगाते हैं, तो ये हिंदू धर्म का अपमान है, और मेरी सनातनी भावना को ठेस पहुंचती है। अगर पुलिस रिपोर्ट लिखे तो मैं वहां जाके FIR इनके खिलाफ लिखा सकता हूं। बिल्कुल। और अभी हम राहुल गांधी का एक बार वो ट्वीट भी पढ़ लेते हैं स्वामी जी, जो उन्होंने किया था, और उसके बाद ये एक्शन पुणे पुलिस की तरफ से लिया गया है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है, और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। तो यहां पर साफ तौर पर राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि इस बार का जो कार्यक्रम है, जो पुणे में होने जा रहा है 22 तारीख को, उसमें वो कार्यक्रम लड़कियों पर केंद्रित रहेगा। जिस तरह से अभी रुचिका शर्मा वाला मामला जो सामने आया था, रुचिका वाला मामला, उसमें यह देखा गया था कि कैसे वो 15 साल के एक नाबालिग बच्ची से मजबूरन माफी मंगवाई गई, वीडियो से जिस तरह से माफी वाले उसके सामने आए, और उसके बाद भी उसे धमकियां दी जा रही थी, डराया जा रहा था, जिस पर उसकी तरफ से यह भी कहा गया, बताया गया कि मुझे धमकियां भी मिल रही है माफी मांगने के बावजूद। उसको 3 बार कम से कम उसके परिवार वालों को अपना घर बदलना पड़ा। बावजूद इसके सरकार की तरफ से उन धमकी देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये उसको लेकर, वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कियों पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, या दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई, जो बर्बरता की गई, उसमें इतनी तस्वीरें, इतने वीडियो सामने आए हैं, लड़कियों के साथ जो रवैया अपनाया गया है, वो वीडियो सबने देखे हैं। उस सब को लेते हुए राहुल गांधी ये कार्यक्रम करने जा रहे थे। साफ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा, लेकिन इस कार्यक्रम को दबाया जा रहा है। तो यहां राहुल गांधी का डर है, लड़कियां बोलेंगी, इस बात का भी डर यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी लड़कियों की आवाज भी दबाई जा रही है। और यहां पर दूसरी तरफ सरकार ये आरोप लगाती है, हालांकि उसमें भी घिरी है महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिस तरह से घिरी थी सरकार। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया था कि कम से कम लाल किले की प्राचीर से तो झूठ मत बोलिए पीएम मोदी जी, ये सारी चीजें। यानी आप एक तरफ महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ लड़कियां एक मंच से आकर अपनी बात रखना चाहती हैं, राहुल गांधी वो मंच दे रहे हैं, तो आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक ये भी मैसेज जा रहा है स्वामी जी। नहीं, देखिए आप सौरभ दास ने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट, भाई आप देखिए, जो ये हैं अपने जेपी नड्डा साहब हैं, और ये बाकी जो मंत्री हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इनका क्या नाम है, वो दोनों ने जाके इन लोगों के साथ, कांग्रेस जनता पार्टी वालों के साथ एक समझौता किया, और पूरे देश के सामने आश्वासन दिया कि जो 20 तारीख को घटनाएं घटी हैं उसमें सारी FIR वापस ले ली जाएंगी। और सौरभ दास बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है बार बार, हमें सारे देश के अंदर FIR जो लिखाई गई हैं उनका लिस्ट दे दीजिए, हम उन्हें क्वेश्चन कर देंगे। वो देने को तैयार नहीं है।
मैंने इसका मतलब ये है हर जगह आप धोखाधड़ी कर रहे हैं बच्चों के साथ धोखा। अच्छा, आप ये नहीं समझ रहे बच्चों के साथ धोखाधड़ी का ये इस पर वो हो रहा है कि आपके मंत्रियों का विधायकों का विरोध हो रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अलवर के अंदर आपने देखा जब अमित शाह साहब गए, इतने कम लोग थे वहां पे इकट्ठा, पूरी कुर्सियां पीछे खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पे भी लोग काला झंडा दिखाने का वो कर लिया था। तो अब आप बताइए, अगर मान लीजिए राहुल गांधी को आप परेशान करेंगे, कल आपके अमित शाह साहब भी जाएंगे, मोदी जी भी जाएंगे, तो बच्चों को कैसे रोक लोगे भाई? भाई बच्चों को दबाने की आवश्यकता क्या है? केवल एक संवादी तो स्थापित कर रहे हैं, एक संवादी तो कर रहे हैं। इसका माने टीचर जो है अपने स्टूडेंट से बात ना करें, डॉक्टर अपने पेशेंट से बात ना करें, वकील जो है अपने क्लाइंट से बात ना करे, कोई किसी से बात ना करे। आपको बात करने से क्यों डर लगता है भाई? अगर बात में कोई हिंसात्मक बात हो, अलगाववाद की बात है, तो उसके अंदर जो धारा लागू होती है उसके तहत कार्रवाई कीजिए। आप बच्चों से संवाद, भाई मोदी जी भी संवाद कर ले, मोहन भागवत ने तो की ना संवाद, मोहन भागवत ने संवाद किया, किसने रोका? हमें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। भाई आप भी संवाद करो, राहुल भी संवाद करें, आम आदमी पार्टी भी करे, स्टालिन भी करें, थलापति विजय भी करें, सब करें, उद्धव ठाकरे भी करें। भाई हम तो चाहते हैं हमारे देश के बच्चों को, ये जो राजनीतिक नेता हैं उनसे संवाद करें, उन्हें कम्युनिकेट करें, उन्हें आश्वासन देंगे हम तुम्हारे लिए सीरियस हैं। अब देखिए झारखंड के अंदर उद्धव ठाकरे, इन्होंने हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी के पत्र के बाद सारी डिमांड्स मान ली, सारी, बिल्कुल सारी, वन टू ऑल। अब बताइए, इन्होंने जो ये कहा था कि झारखंड झारखंड झारखंड, अब जंतर मंतर में तो आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं, और झारखंड के अंदर सारी डिमांड मान ली गई। इसका मतलब यह है कि हेमंत सोरेन जो एक आयरन मैन है, जो आदिवासी, आज के तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदिवासी नेता है, जो आदरणीय शिबू सोरेन साहब का बेटा है, उसने दिखा दिया आदिवासी कैसे होते हैं, सारी डिमांड मान ली। और यहां पे जो है आप जो आपने वादा किया था कॉकरोच जनता पार्टी से, उसे वादा खिलाफी कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे जो है वो जाके, अगर कोई आदमी स्कूल के अंदर जो दुर्व्यवस्था है, व्यवस्था है, उसको दिखाना चाहता है, बल्कि तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डालना चाहिए हमारे देश के अंदर जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके एक एक रूम की कंडीशन क्या है, टॉयलेट की कंडीशन क्या है, जिससे कि देश की जनता को पता तो चले कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद, आप इस शिक्षा व्यवस्था को भी बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसको भी रोकना चाहते हैं। हमारे देश के नेता अगर बच्चों की तरफ मुखातिब होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको भी रोकना चाहते हैं। तो हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है क्या आपने? जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि छात्र अब अपनी आवाज खुलकर उठा रहे हैं, छात्र अपनी बात रख रहे हैं, छात्र अब खुलकर विरोध कर रहे हैं, और हर बीजेपी शासित राज्य से, खासकर अभी फिलहाल यूपी से बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैसे जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा भी अब सड़कों पर है और अपनी मांगों के साथ मुखर है। उससे सरकार बुरी तरह से डरी हुई है, और ऐसे में जो विपक्ष उन छात्रों के साथ खड़ा है उसकी आवाज दबाई जा रही है। और एक गौर करने वाली बात यहाँ ये भी, आपने अभी जिक्र किया अमित शाह का, स्वामी जी, हमने 15 तारीख को जब राहुल गांधी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि 22 तारीख को वो जाएंगे और वहां पर लड़कियों के ऊपर ही केंद्रित ये कार्यक्रम रहेगा, उस दिन हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि उस दिन नजरें रहेंगी 22 तारीख को कि अमित शाह जब पहुंचे थे तो कैसे विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे वहां पर सड़कों पर, अमित शाह का खुलकर विरोध हुआ था क्योंकि वो सदन के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं, और अब राहुल गांधी जाने वाले हैं तो इस पर भी नजरें रहेंगी कि राहुल गांधी का जो है स्वागत किस तरह से किया जाता है। हमने इस पर चर्चा की थी स्वामी जी, आपको याद होगा। तो क्या बीजेपी को यह पता है कि राहुल गांधी का बहुत भव्य स्वागत होने वाला था, इसलिए यह सब पहले से ही कर दिया गया? बीजेपी खुद जानती है कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी है, पिछले 3 कार्यक्रमों में देख ही लिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी, क्योंकि जब प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद हुआ, उसका असर वहां दिखा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में और ज्यादा भीड़ जुटी और लोगों ने किस तरह से मंच पर आकर योगी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अब एक बड़ा फैसला लिया गया राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद, यानी जिसका भी आपने जिक्र किया कि जैसे उन्होंने चिट्ठी लिखी उसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया और सारी मांगे मान ली, यानी राहुल गांधी का प्रभाव वहां पर भी दिखा। यानी जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी उनके हित के लिए खड़े हैं और जनता का विश्वास, छात्रों का विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का 22 अगस्त को जो कार्यक्रम होता है, जो जाहिर तौर पर उसमें पिछले 3 कार्यक्रमों से ज्यादा ही लोग जुटेंगे,
ये तय माना जा रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। क्या उसी बात का डर भी यहां पर है कि अमित शाह पहुंचते हैं बीजेपी शासित राज्य में ही, जहां पर बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय भी बीजेपी के कोटे के पास ही है, तब भी वहां पर उनका विरोध हो जाता है, काले झंडे दिखा दिए जाते हैं। और राहुल गांधी पहुंचेंगे बीजेपी शासित राज्य में तो उनका भव्य तरीके से छात्र स्वागत करेंगे, उसके कार्यक्रम में पहुंचेंगे, इसलिए कार्यक्रम को इस तरह पहले ही रोकने की कोशिश की जाए। स्वामी जी, भाई अगर बाधा न डालते, अगर कोटा में बाधा न डालते, अगर प्रयागराज में बाधा न डालते, अगर पुणे में बाधा न डालते, तो शायद 1 लाख आदमी इकट्ठा होता, 2 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि व्यवधान क्यों भाई, बच्चों में आपने देखा प्रयागराज के अंदर बच्चों का रिएक्शन क्या था, कोटा के अंदर क्या था। कोटा की जिस दिन मीटिंग हुई है उसके 2 दिन 3 दिन के बाद तो एग्जाम था नीट का, प्री नीट का। लेकिन बच्चों ने कहा कि जो आदमी दिल्ली से चल के हमसे बात करने आ रहा है, हमारा भी कर्तव्य बनता है उसकी बात जाके सुने। अब बच्चों की फीलिंग यह है कि कोई आदमी हमसे बात करने आ रहा है, हमसे सुनने आ रहा है, लड़कियों को चांस देने आ रहा है, आप उसे रोक रहे हैं, तो आप तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं आप विलेन है। भाई राहुल गांधी तो हीरो की तरह खुद ही उभर जाएगा, ज्यादा लोग ज्यादा ही इकट्ठा हो जाएंगे जब लगेगा। भाई कोई मान लीजिए मैं बीमार हूं और कोई आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, आप जो है उसे अरेस्ट कर लें, तो मुझे लगेगा यार एक तो बीमार था मैं, या मेरे घर में शादी थी, कोई कार्यक्रम मैंने किया था, मेरे घर आने वालों को आपने हाउस अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब आप मेरे शुभचिंतक नहीं है। तो बच्चों को लगेगा कि उनके शुभचिंतक राहुल गांधी है, और भारतीय जनता पार्टी वाले जो है उस अच्छे कार्यक्रम में, जिसमें एक हमारे देश की बच्चियों को एक अवसर मिलने वाला था अपने नेशनल पटल पे पूरी तरह छा जाने का, और पूरा मीडिया उसको कवर करता और लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता, वो सब आपने अवरुद्ध कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि कौन बच्चों के हित में है और कौन बच्चों के विरोध में है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन एज टू व्हाई दे आर डूइंग इट। ये तो अपने पैर पे खुलाड़ी खुद ही मार रहे हैं। तो राहुल गांधी को खुद ही पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, उनको बच्चों का डार्लिंग बना रहे हैं, जेन ज़ी और जेन अल्फा का डार्लिंग बना रहे हैं, और अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस या मोहन भागवत जी किसकी कारस्तानी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत निर्णय लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जितना नुकसान होता, अगर ये अवरोध पैदा न करते और राहुल गांधी जाते, अब उससे डबल नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने रोक लगाई है और कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल होने वाला है। बिल्कुल, और कांग्रेस ने तो इसके खिलाफ मोर्चा खोली दिया। सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने बाकायदा जो है एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा है कि बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है राहुल गांधी से, और कैसे डरी हुई है ये पूरा उन्होंने बताया। मैं चाहूंगी उनके ट्वीट को स्क्रीन पर लेकर आएं और हम बताएंगे पढ़कर कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। अपना उसके साथ उन्होंने अपना एक वीडियो भी साझा किया है, लेकिन उसके साथ जो टेक्स्ट है वो मैं चाहूंगी हमारी स्क्रीन पर लेकर आएं। और जिस तरह से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्वामी जी कि इसका फायदा अब कांग्रेस को और ज्यादा यानी दोगुना तिगुना होगा इसका फायदा। तो उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, राहुल गांधी छात्रों की गूंज, कोटा में बीजेपी सरकार ने छात्रों को आने से रोका, जगह बदली, देहरादून में बीजेपी सरकार ने जगह बदली और ठीक बगल में कार्यक्रम करके व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, प्रयागराज में बीजेपी सरकार में परमिशन कैंसिल की, फिर अंत तक सभा स्थल देने में दिक्कतें पैदा की, और अब पुणे में बीजेपी सरकार ने 5 लोगों के ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। पुणे में छात्रों की गूंज 22 अगस्त को होना है। इसके साथ उन्होंने कुछ सवाल लिखे हैं, तीखा सवाल पूछा है, बीजेपी वालों कितना डरते हो युवाओं से, आपको कितना खौफ है राहुल गांधी का, अपनी ओछी हरकतों से कुछ तो सीखो, जितनी अड़चने पैदा करोगे कार्यक्रम उतना ज्यादा सफल होगा। पहले भी लाखों युवा छात्रों की गूंज में शामिल हुए हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि आने वाले देश के जेन ज़ी हैं, बुलाने वाले राहुल गांधी हैं। दोनों तुम जैसों की गीदड़ धमकियों और टुच्ची हरकतों से रुकने वाले नहीं है, और इस बार तो सिर्फ लड़कियों के लिए कार्यक्रम है, ना रुकेंगी, ना झुकेंगी, ना थमेंगी। याद है ना लड़कियों की सौगात 56, यानी एक तरह से इशारों में उन्होंने उस नारे का भी जिक्र कर दिया जो सोशल मीडिया पर यहां पर वायरल है, और सीधे पीएम मोदी पर अटैक करते हुए वो नारा बनाया गया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है सरकार की। इसका भी जिक्र उन्होंने बहुत ही सदे हुए शब्दों में कर दिया है, लेकिन ये बता दिया है कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। और इसके साथ उन्होंने पूरा बताया कि कैसे पिछले कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की, उसका असर भारतीय जनता पार्टी ने देखा, सरकार ने देखा, और अब पुणे में भी वही हरकत की गई है, इसका असर भी दिखाई देगा, जिसका जिक्र स्वामी जी आप कर ही रहे थे कि फायदा और दुगना तिगुना चौगुना भी हो जाएगा। यानी शायद ये कार्यक्रम सिंपल तरीके से होता तो नॉर्मल उसका असर देखा जाता, लेकिन अब क्योंकि इसे रोकने की कोशिश हो गई, और इसमें ये एंगल और जुड़ गया है कि महिलाओं की आवाज, छात्राओं की
आवाज उठाने वाले थे राहुल गांधी, उनको मंच मिल रहा है इस कार्यक्रम में, उनकी आवाज दबा रही है बीजेपी सरकार। महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर खुलकर यहां आती हुई दिखाई दे रही है। स्वामी जी क्या कहेंगे आप? सुप्रिया श्रीनिधि, कांग्रेस जिस तरह से इस मोर्चे को खोल रही है, जिस तरह से बीजेपी सरकार पर अटैकिंग है, इसका और कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस का मोर्चा खोलने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से बच्चों से अदावत ले रही है, स्टूडेंट से अदावत ले रही है। इसमें कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप ही बेनिफिट उठा रही है, अपने आप बेनिफिशियरी हो रही है जी। भाई, भारतीय जनता पार्टी को क्या पड़ी हुई है कि बच्चों से पंगा लो यार। तुम्हें अगर अदावत करनी है कांग्रेस से अदावत करो, तुम्हें अगर राजनीति करनी है कांग्रेस के खिलाफ करो, तुम बच्चों से अदावत कर रहे हो। ये तो भाई बच्चों से मिलने राहुल गांधी जा रहे हैं ना, तो बच्चों से तुम क्यों फिर रहे हो? बच्चों की असेंबली में क्यों रोक लगा रहे हो? कभी जो है मनन मिश्रा आदेश कर देते हैं कि जो बच्चे जो है उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते चीफ जस्टिस से, उनको इंटर्नशिप, फिर उसके बाद माफी मांगते हैं, फिर हजारों वकील लिख के देते हैं कि इनको पद से हटाया जाए, इनसे इन्हें इनकी सांसदी छीनी जाए। तो ये मूर्खता करने की आवश्यकता क्या है? यहां सवाल कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस तो नेचुरल बेनिफिशियरी अपने आप होती जा रही है, उसको फायदा हो रहा है, जबकि उसको फायदा नहीं होता अगर ये कार्यक्रम होने दिया जाता। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारा यूट्यूबर अगले 5 दिन यही डिस्कस करेंगे, राहुल गांधी को रोक दिया, राहुल गांधी को रोक दिया, बच्चों को चैलेंज कर दिया, बच्चों को चैलेंज कर दिया। अब जैसे रिया हीर बता रही है, पुलिस थाने में जाके वो रिपोर्ट दिखा रही है, एफआईआर उसकी लिखी नहीं जा रही, हमारे बच्चों के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं की जा रही, तो इसका बने बच्चों से धोखाधड़ी कर रहे हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी बनाम युवा हमारे देश का जो है वो मानी बात है आमने सामने आके खड़ा हो गया है, और उसका फायदा राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को तो हीरो बनाने पे देवेंद्र फडणवीस तैयार हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस से राहुल गांधी से कोई समझौता कर लिया हो और मोदी जी को छोड़ने वाले हो। बिल्कुल, यानी जिस तरह की खबरें या राहुल गांधी जो दावे करते हैं कि बीजेपी के अंदर भी अब आलोचनाएं शुरू हो गई हैं बीजेपी हाईकमान की, और उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को इंटरनल तरीके से सपोर्ट अब बीजेपी के अंदर से ही किया जा रहा है कि उनको ऐसी कोई काम बीजेपी के आला कमानों से करवा दिया जाए, हुक्मरानों से करवा दिया जाए, जिससे राहुल गांधी के पक्ष में और ज्यादा लोग खड़े हो जाएं। और जिस तरह से सुप्रिया श्रीनिधि ने अपने ट्वीट में लिखा भी है कि आने वाले जेनजी हैं जो पहले ही सरकार से नाराज हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन देश में छेड़ दिया कि आखिरकार मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, जबकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा था, भरी सदन में कहा था। तो वहां पर यह देखा गया वो जेनजी जो नाराज हैं पहले से ही, छात्रों के एफआईआर वाला मामला आपने उठाया, सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले पर जिक्र हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर ली जा सकती है वापस, और लेनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए, निर्दोष छात्रों के भविष्य का सवाल है, ये बात उन्होंने वहां पर की। यानी जो भी दलीलें दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी हैं। तो जो जेनजी नाराज है उसको और भड़का दिया है बीजेपी सरकार के इस जो कारनामा जो सरकार की तरफ से किया गया है इससे। और वहीं राहुल गांधी क्योंकि वो बुला रहे हैं, वो छात्रों की बात सुन ही रहे हैं, तो ऐसे में दोनों ही पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ जो एक मंच पर एकजुट होंगे। लेकिन लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रमों में ये देखा गया कि वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल इवेंट नहीं लगता है, कैसे भी वहां कांग्रेस का जिक्र कहीं पर नहीं होता है, सिर्फ छात्रों की बात सुनी जाती है, सिर्फ उनसे संवाद होता है। इससे बीजेपी इस कदर डरी हुई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अमित मालविया अपने पद से हटा दिए गए, थोड़े दिनों में आप सुनेंगे अमित शाह का इस्तीफा हो गया, थोड़े दिनों बाद सुनेंगे मोदी जी का इस्तीफा हो गया। अब ये क्रम चालू हो गया, जितना ज्यादा राहुल गांधी का विरोध करेंगे उतनी जल्दी इनकी सरकार गिर जाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस पर अब निगाहें रहेंगी, 22 अगस्त को राहुल गांधी का कार्यक्रम है, किस तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से एक बार फिर की गई है, लेकिन इस कोशिश को छात्र किस तरह फेल करेंगे, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।